अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं अक्सर आपसे ये बात कहता हूँ कि हमें बड़ी बेरहमी से अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज है, इस पे कमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमें हालात का तो इल्म होता नहीं है। बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ों पे हम एक राय कायम करते हैं और उस राय को फिर एक सनद की हैसियत दे दी जाती है। मसलन अगर पाकिस्तानी फ़ौज के किसी जर्नैल ने धरने की मदद की थी तो आपके नज़दीक सारी फ़ौज और वो एजेंसी है वो बुरी बन जाती है। अगर किसी ने धरने वालों को उठाया था तो भी आप ये राय कायम कर लेते हैं, और इसका फिर इतने तसल्सल से प्रोपेगंडा किया जाता है कि आम जो पाकिस्तानी है वो गड़बड़ा कर ही बेचारा रह जाता है कि हकीकत क्या है। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि असल में जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं वो अनसंग हीरोज़ हैं, यानी गुमनाम हीरोज़ हैं, जो आपकी आंखों से हमेशा ओझल रहते हैं, जिनके नामों का आपको इल्म नहीं होता, जो निशाने हैदर लेने वालों से बड़े बड़े कारनामे करते हैं और खामोशी से मर जाते हैं। उनकी मौत को भी पोशीदा रखा जाता है। आइए मैं आज आपको ज़्यादा पुराना नहीं, ये साल डेढ़ साल पुराने एक ऐसे ही किरदार की कहानी सुनाऊं। आपने ये खबर अखबारों में पढ़ी होगी कि हमारे एक रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर, जो पहले आईएसआई में थे, रिटायरमेंट के बाद अब वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बताया जाता है कि कुलभूषण को गिरफ्तार करने वाली टीम में उनका बड़ा ख़ुसूसी किरदार था। ये तो आपको पता ही है कि दोनों मुल्क में इंटेलिजेंस से अपना अपना काम करती हैं, और अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ आस्तीन के सांपों की तादाद बाहर इंडिया से ज़्यादा है। पहले तो हम यही समझते थे शायद काफर ही बिकते हैं, लेकिन मुसलमान तो टगेट डोकरी बिकते हैं। ये भी इतला ज़ाहिर है इंडियन इंटेलिजेंस तक पहुंची हो, किसी तरह पहुंची होगी ना, कि कर्नल साहब का बड़ा अहम रोल था इसको गिरफ्तार करने में। अब इंटेलिजेंस का तरीक़ेकार ये होता है नाजरीन कि जब उनका कोई बड़ा एजेंट पकड़ा जाता है तो उसको रिहा कराने के लिए वो एक तबादले की सूरत बनाते हैं। यानी अगर हमारे मसलन एक बड़ा एक एजेंट इंडिया का इधर पकड़ा गया है या हमारा उधर पकड़ा गया है, तो वो फिर हम उनका तबादला करेंगे। इंडिया के जो हमारे पास 3 4 5 होंगे वो दे के उसकी कीमत के बराबर मोल तोल में कर लेंगे। लेकिन ये कुलभूषण इतना बड़ा शिकार था कि इसकी बराबर की कोई चीज़ इंडिया के पास देने के लिए थी ही नहीं। कर्नल हबीब को किस तरह ट्रैप किया गया, ये बड़ी लंबी और दर्दनाक कहानी है। उनको एक इंटरनेशनल कंपनी में ज़रा रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी नौकरी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कंपनियों में दरख्वास्तें दी, जिनमें से एक इंटरनेशनल कंपनी ये थी। मैंने आपको पिछली एक अपने उसमें वीडियो में बताया था ना कि 265 वेबसाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं 65 मुल्कों में, रा की तरफ से, रा के साउथ ब्लॉक की तरफ से। इस तरह उन्होंने यहाँ भी ज़ाहिर है अपने ज़राए रखे हुए हैं, जैली कंपनियाँ बनाई हुई हैं और चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये जो जैली, वो भी कोई जैली ऐसी कंपनी होगी। बहरहाल कर्नल साहब ट्रैप हो गए। आप नेपाल में गए थे, नेपाल में आप गए थे अपनी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग देने के लिए। उनको यहाँ मामला तय करके तनख्वाह वगैरह सारा रिकॉर्ड उनके घर में यहाँ पाकिस्तान के पास महफूज है। लेकिन ये नेपाल, भूटान, ये सिक्किम और ये मालदीव, बांग्लादेश, ये तो इंडिया के घड़े की मछलियाँ हैं।
वो श्रीलंका है जो पाकिस्तान की दोस्ती के सारे ज़रा मजबूती से खड़ा है इनके मुकाबले में। अदरवाइज जिन मुल्कों को मैंने नाम लिया वहाँ तो रात दनदनाती फिरती है। उन्होंने कर्नल हबीब को वहाँ से पुरस्कार तरीके से अगवा किया और गायब कर दिया। इधर पाकिस्तान में आपको बड़ी खाप पड़ी रही और हमारी काउंटर इंटेलिजेंस ने ये तो प्रूव कर दिया कि वो कहाँ से अगवा हुए थे। उन्होंने उस दफ्तर को भी लोकेट कर लिया। उन्होंने इस बात के सबूत भी तलाश कर लिए कि उन्हें रा ने अपनी मुकामी जो वहाँ सेंट्रल एजेंट है उनके ज़रिए अगवा कराया और नेपाल के बॉर्डर से क्रॉस करके वो उनको ले गए। नाज़रीन, कर्नल हबीब को रा वाले अगवा करके दिल्ली में अपने जो उनका ये समझिए कि सबसे बड़ा इंट्रोगेशन सेंटर है, उसको कहते हैं IS-1, वहाँ ले गए थे, जहाँ उन पे वो गुज़श्ता 1.25 साल से तशद्दुद कर रहे थे। मुझे इल्म नहीं इस दौरान कोई डील की कोशिश भी हुई होगी, यकीनन हुई होगी। एक दूसरे से इस तरह कोई दरमियानी सौदाकार डाल के बात तो की जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो इंडिया ने कीमत तलब की होगी, फर्ज किया उन्होंने अगर कुलभूषण को उनके तबादले में मांगा हो तो ये तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो उनको नहीं दे सके होंगे। अब ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो बड़ी ही अफसोसनाक हैं। इंडिया के हुकूमत ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कर्नल साहब इस महीने की 14 तारीख को वफ़ात पा गए हैं। मुझे नहीं इल्म कि ये ज़ालिम उनकी लाश भी देंगे, मेरा ख्याल है नहीं देंगे, क्योंकि जब लाश देंगे तो पोस्टमार्टम में बहुत कुछ निकलेगा। ये डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने क्यों जारी किया? इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें ख़तरा था कि पाकिस्तान ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएगा। अब वो अपना केस ज़ाहिर है यही बनाएंगे कि ये कर्नल साहब इंडिया में जासूसी कर रहे थे या सैबोटाज कर रहे थे या तकरीब कर रहे थे, जिस उनका तरीका है। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि जो वो कसाब था, इसका जो मरकज़ी किरदार था, ये 22/7 वाले बम्बई साने का, उसको भी ये लोग नेपाल से अगवा करके लाए थे। नेपाल से अगवा करके लाए थे, वो किसी जिहादी तंजीम का था, इसमें कोई शक नहीं उसका। वो पाकिस्तान का रहने वाला था और उसको इन्होंने डबल क्रॉस करके अपने साथ मिलाया, फिर ये पूरा ऑपरेशन तरतीब दिया। ये मेरी जो किताब है मुंबई सानेहा, उसमें ये सारी तफसीलात दर्ज है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ने की आदत भी डालें। सिर्फ सुनने से इल्म हासिल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। आपको पता लगे कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किस तरह काम करती हैं और किस तरह इनोसेंट तरीके से ये जो होते हैं, जो ये एक्टर्स होते हैं हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स, इनको किस तरीके से इस्तेमाल, यानी वो ये समझते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। इसको इंटेलिजेंस की ज़ुबान में कहा जाता है कट आउट। वो फ़र्ज़ किया आपके मखसूस नज़रियात हैं, आपके से वो उन नज़रियात के हवाले से कोई लोकल बंदा, कोई बड़ा बंदा राब्ता करेगा, आपको इस्लाम की खिदमत पे लगा दिया जाएगा, लेकिन असल में आप उनके कट आउट हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की ये वारदातें करते हैं। तो उसको कसाब को भी ये वहाँ से नेपाल से उठा के लाए थे। यही बात है कि इन्होंने उसको सिर्फ एक मर्तबा कोर्ट में पेश किया। आपको पता है उसकी सारी जो कार्रवाई थी वो जेल के अंदर ही होती थी, जिसको वो ज़हरनी एक सीक्रेट एक्ट उन्होंने बनाया, जिसके तहत वो उसको बताने के दुनिया को पाबंदी नहीं थी। जिस एक पेशी में वो अदालत में आया, वहाँ वो चीख चीख के कहता रहा कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, मुझे ये वहाँ से उठा के लाए थे,
लेकिन उन्होंने उसके मुंह पे हाथ रख के उसको बाहर ले गए, क्योंकि ये तो टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं ना, चाहे यहाँ वो कितने चिराग और बड़े बड़े मुजाहिदीन बनते फिरें, लेकिन इंटेलिजेंसों के नज़दीक तो उनकी हैसियत एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा कभी भी नहीं रहती। इसी तरह अब वो इनके कर्नल साहब का ये केस बनाएंगे कि ये तो जनाब इंडिया में थे, तकरीब कारी कर रहे थे, और इनका नाम भी वो एक दो वाक़यात जो उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं उनमें लगा देंगे। वाक़यात कुछ भी बनाएं, वारदात कुछ भी बनाएं, लेकिन आपको पता है गुमनाम हीरो शहीद हो चुका है। और ये एक नहीं, ये इंडिया की जेलों में ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, जो जिस्मानी तौर पे माजूर हो चुके हैं क्योंकि उनका आपस में एक्सचेंज नहीं हो सका। बस उनका जिक्र होता है कभी कभी उनके घर वालों में, या GHQ की किसी फ़ाइल में जिस पे खासी मिट्टी चढ़ी हुई होगी, वहाँ उनके नाम रखे होंगे। ये हैं वो राय हक के शहीद, ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो ISI की नुमाइंदगी करते हैं, जो फ़ौज की, पाकिस्तान की प्रोफेशनल फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं। हम आपको इस डेथ सर्टिफिकेट का अक्स दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि दुश्मन ने क्या चाल चली, और ये हमारा गुमनाम हीरो मालूम नहीं उसको दफन होने के लिए मिट्टी भी नसीब हुई होगी या नहीं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हम ताज़ा नई से नई इतलात और तबसरे आप तक पहुंचा सकें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका शुक्रिया।